अब वाटर तो हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बाइड कहाँ से बनाया जाता है वो आगे से बताया जा रहा है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विक लाइम विद कोक एंड क्विक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लिमस्टोन। दिस वी नो फ्रॉम एस ब्लॉक। इंडस्ट्रियल मेथड होता है ये प्रिपरेशन का क्विक लाइम के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें रिलीज़ हो जाती है। एंड इसी से ध्यान रखो, क्विक लाइम इंडस्ट्रियली बनाया जाता है एंड क्विक लाइम से फिर कैल्शियम कार्बाइड बनता है। तो इसी से ये आपको याद रह जाएगा कि इंडस्ट्रियल मेथड होता है ये इथाइन की प्रिपरेशन का, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। अब दूसरे स्टेप में हमें चाहिए ये जो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम हमें मिला है, इससे कोक में ऐड करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाए, वो आगे बताया गया है। एंड काफ़ी आसान रिएक्शन है। Ca2+ यहाँ से जाएगा, कार्बन माइनस और 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 माइनस हो जाएंगे, तो CaC2 बन जाएगा कैल्शियम कार्बाइड, और ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा यहाँ पे जो कैल्शियम के साथ है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे बताना। अब होगी हाइड्रोलिसिस कैल्शियम कार्बाइड की, C2H2 यहाँ से निकाल दीजिए, इथाइन मिल जाएगा। एंड Ca2+ है तो वाटर H+ और OH- में टूटेगा, OH- Ca2+ से कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम विसिनल डाइहलाइड। एल्कीन को भी विसिनल हमारा एल्काइल हलाइड से प्रिपेयर किया जा सकता था, जो कि हमने बीटा एलिमिनेशन के अंदर पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक। वैसी ही रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। वहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन एसिड रिलीज हो रहा था टू फॉर्म डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 रिलीज होंगे, इसलिए विसिनल डाई हलाइड्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी लेने की ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए। सो विसिनल डाइहाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पोटैश अंडरगो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, वही रिएक्शन हो रही है ये। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हलाइड हैलोजन एसिड इज एलिमिनेटेड टू फॉर्म एल्कीनाइल हलाइड, यानी इन डबल बॉन्ड आ रहा है हलाइड वाले कंपाउंड में, अभी सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, इसलिए सिंगल से डबल में ही कन्वर्ट हुआ है, अभी ट्रिपल में जाना है। विच ऑन ट्रीटमेंट विद सोडामाइड गिव्स एल्काइन, यहाँ पे प्रॉपर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवा रहे हैं। एल्कोहलिक याद रखना हमें, कैसे रखना ये पीछे देखा था बीटा एलिमिनेशन के केस में। तो यहाँ पे K+ और OH- रिलीज होगा, K+ H OH हमारा Br- ले जाएगा तो KBr, और OH- H+ ले जाएगा यहाँ से टू गिव H2O, H+ और OH- ये दोनों रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ से ये रिमूव हुआ ना हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बच जाएगा, 1 Br, और यहाँ से गया इसी कार्बन से नहीं जाएगा, बेसिकली दूसरे से जाएगा Br, क्योंकि जिससे जैसा जाता है उससे दूसरे से Br जाता है, बीटा एलिमिनेशन तभी तो बोलते हैं इसको। तो यहाँ सिर्फ 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे जो कि यहाँ पे शो की गए हैं। अब आगे सोडामाइड से इसकी ट्रीटमेंट की गई है। सोडामाइड मीन्स अमाइड ग्रुप है और सोडियम है, Na+ NH2-। अब Na+ यहाँ पे ले जाएगा Br- को, NH2- H+ को ले जाएगा, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसलिए स्पेसिफिकली ये सोडामाइड मॉलिक्यूल चूज़ किया गया है यहाँ पे H+ और BH- को ले जाने के लिए। सो ऐसे विसिनल डाइहलाइड से बनता है इथाइन, सिर्फ इतनी ही यहाँ पे प्रिपरेटरी मेथड इसके गिवन हैं। नेक्स्ट आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्काइंस। फर्स्ट 3 मेंबर्स यहाँ पे गैसेस होते हैं, जैसा कि एल्केन्स और एल्कीन्स में भी था, C4 तक गैसेस थे, तो यहाँ पे ब्यूटाइन तक गैसेस होंगे। नेक्स्ट 8 यहाँ पे होते हैं लिक्विड्स, ये एक चेंज आ गया। एल्केन और एल्कीन में C17 तक होते थे लिक्विड्स, यहाँ पे सिर्फ C12 तक ही होते हैं। 13 से हाइयर 1 सॉलिड शुरू हो जाते हैं। सो 13 में पहली बार टीन आता है, टीन से SN वाला टीन याद रखो, मेटल्स क्योंकि सॉलिड्स होते हैं, तो 13 से सॉलिड्स शुरू हो जाते हैं एल्काइंस ही, आपको ऐसे याद रखना है। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। इथाइन
हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो जैसे ईथीन का था वहाँ पे बता दिया गया था मीठा होता है, स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल को ईथी से हमने रिलेट किया था। यहाँ पे बताया भी नहीं है क्या है, लेकिन किसका होगा एल्काइंस में एक स्पेसिफिक ओडर, गंध, ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। ईथीन का था एल्कीन्स में, इसलिए ईथाइन का ही होगा, C2 का। अदर मेंबर्स आर ओडरलेस, एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर। तो पोलर नेचर इनका ज़्यादा होगा हमारे एल्कीन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यही रीज़न है। ऑफ कोर्स sp हाइब्रिडाइज कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन इवन देन दे आर वीकली पोलर ओनली, क्योंकि है तो हाइड्रोकार्बन ही जिनका यूजुअली नॉन पोलर नेचर होता है, तो वीकली ही पोलर हो पाएंगे। ये आगे भी क्लियर होता है कि जो पोलर वाटर है उसमें स्टिल इमिसिबल हैं ये, तो वीकली ही पोलर, हाईली पोलर होते तो उसमें सोलेबल होते हैं ना। दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल इन वाटर बट सोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, CCl4 एंड बेंजीन। तो थोड़े ही पोलर हैं, इसलिए ऑर्गेनिक यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ज़्यादा सोलेबल हैं, वाटर में बिल्कुल ही मिसेबल है, डिज़ोल्व नहीं होते, एंड हल्के होते हैं वाटर में। इनके नाम से याद रखो, एल्कायन में एल्का आता है, एल्का से हल्का याद रखो, यानी वाटर से भी हल्का होता है ये यहाँ से याद रखना है। देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद मोलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के साथ इंक्रीज होता है, ये तो इसी चैप्टर में हम कंसेप्ट देख चुके हैं। इसी के साथ याद रखो कि मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, एंड डेंसिटी तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती ही है, तो ये तो इंक्रीज होगी ही विद इंक्रीजिंग मोलर मास। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की गई हैं। एल्काइन शो एसिडिक नेचर, ऐसा क्यों होता है ये आगे बताया गया है। एडिशन रिएक्शंस ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जहाँ पे पाई बॉन्ड पाए जाता है, तो यहाँ भी होंगी। एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आल्सो, ऑल ऑफ दीज आर डिस्कस्ड सीक्वेंशली फर्दर। फर्स्ट एसिडिक कैरेक्टर डिस्कस किया गया है। सोडियम मेटल एंड सोडामाइड आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऑफ कोर्स सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बिकॉज सोडियम आता है एल्कली मेटल्स के अंदर, जिनकी डेफिनेशन ही इस तरह की जाती है कि these form the compounds which are strongly alkaline, means basic in nature. They react with ethine to form sodium acetylide, जिसको सोडियम इथाइनाइड भी बोल सकते हैं, with the liberation of dihydrogen gas. अब ये मेटल्स की एक जनरल रिएक्शन होती है कि वो एसिड्स के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं टू लिबरेट डाईहाइड्रोजन गैस। मेटल्स की रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ देखने के लिए रिएक्शन की जाती है, दिस वी नो फ्रॉम रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर। एंड लिथियम ये रिएक्शन नहीं देता है, ये एस ब्लॉक में हमने पढ़ा था, अंडर एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। ऐसा रीज़न क्यों होता है इसका, सोडियम ही क्यों लिया गया है, अब ये वहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको। These reactions are not observed in the case of ethene and ethane, indicating that ethane is acidic in nature. Acidic हाइड्रोजन सिर्फ इथाइन के पास ही होता है, वो क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। इसको प्रूव करने के लिए ये इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया यहाँ से, दैट द रिएक्शन विद सोडियम मेटल सोडामाइड is used to distinguish between ethine and ethene because the latter does not give this reaction. Here the reason for acidic nature of ethine lies in its structure. CC ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे कार्बन के पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, एंड ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर 50%, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इन इथाइन हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पिछले चैप्टर में कंसेप्ट हम देख चुके हैं, मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर मोर विल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, हैंस दिस अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ इथाइन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। अब अगर जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड है CH बॉन्ड का, वो कार्बन की साइड ही रहेगा, तो हाइड्रोजन की साइड से वीक हो जाएगा ना ये बॉन्ड, तो किसी भी रिएजेंट के लिए तोड़ना आसान हो जाएगा, एंड ऐसे आसानी से इथाइन H+ दे देता है। दिस एक्सप्लेन्स द एसिडिटी ऑफ इथाइन। दस इन इथाइन द हाइड्रोजन एटम्स कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटॉन्स मोर इजीली एज कम्पेयर टू इथीन एंड इथेन। प्लस आल्सो रिमेंबर द हाइड्रोजन एटम्स अटैच टू द ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन्स आर एसिडिक, बट नॉट ऑल द हाइड्रोजन एटम्स
ऑफ एल्काइंस। ये इनडायरेक्टली आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ टर्मिनल एल्काइंस ही एसिडिक होते हैं, क्योंकि उन्हीं में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, वही एसिडिक हाइड्रोजन है। अब रिएक्शन के लिए यहाँ पे सबसे पहले सोडियम की रिएक्शन की गई है इथाइन के साथ, एंड ऑफ कोर्स मेटल की रिएक्शन के साथ हाइड्रोजन रिलीज होता है, ये तो हम देख ही चुके हैं। एक H प्लस यहाँ पे रिमूव हो रहा है, मोनोसोडियम इथेनाइड बन रहा है। एक H प्लस से सिर्फ हाफ ही H2 बन सकता है, इसलिए हाफ लिया गया यहाँ पे। एंड जब दोनों रिप्लेस कर देगा तो डाई सोडियम इथेनाइड बन जाएगा, एंड हाफ हाफ कॉम्बिनेशन होके एक H2 रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोपायन के केस में यहाँ पे सोडियम प्रोपेनाइड लिखा गया है, मोनोसोडियम प्रोपेनाइड इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है, एक ही रिप्लेसेबल H है इसमें, तो सोडियम प्रोपेनाइड का मतलब मोनोसोडियम ही होगा, डाई तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है। एंड सोडामाइड के केस में NH2 माइनस H प्लस से कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। दीज रिएक्शन आर यूज टू डिस्टिंग्विश फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइंस, एल्कीन्स एंड एल्कीन्स। अब ये जो एंड है ये यहाँ पे होना था, एल्काइंस एंड एल्कीन्स एल्कीन्स, बिकॉज एल्काइंस ये रिएक्शन देते हैं, एल्कीन्स और एल्कीन्स दोनों ही नहीं देते, तो जिनके बीच में डिस्टिंक्शन है वहाँ एंड आने चाहिए था। बट एनीवेज इट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम हेयर। व्हाट अबाउट द अबोव रिएक्शन विद ब्यूट 1 आयन एंड ब्यूट 2 आयन। अब ब्यूट 1 आयन एक टर्मिनल एल्काइन है, एंड में प्रेजेंट होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड यानी एक इसमें ज़रूर प्रेजेंट होगा एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये तो दे देगा। ब्यूट 2 आयन में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, कहीं पे दिख रहा है आपको रिप्लेसेबल एसिडिक हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन नहीं देगा। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट द एनसीईआरटी इज आस्किंग। एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर ट्रेंड नीचे दिया गया है, एल्काइंस का सबसे ज़्यादा होता है, फिर एल्कीन्स एंड देन एल्कीन्स। जैसे जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है वैसे ही एसिडिक बिहेवियर भी घटता जाता है। इसका रीज़न हमने ऊपर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एसिडिक बिहेवियर जो एक्सप्लेन करता है इथाइन का, एल्काइंस का इन जनरल। एंड एल्काइंस में इथाइन की सबसे ज़्यादा हुई क्योंकि इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, प्रोपायन में 1 है, और ब्यूट 2 आयन में एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 ग्रेटर देन के साइन लगाए गए हैं, यानी इसमें ड्रास्टिकली एसिडिक बिहेवियर डिक्रीज कर जाता है। तो ये साइन ज़रूर याद रखना आपने, कहाँ ये आया है, इथाइन से प्रोपाइन में नहीं आया, ब्यूटाइन से प्रोपाइन से ब्यूटाइन में आया है, क्योंकि यहाँ पे ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है द एसिडिक बिहेवियर और एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड यानी एल्कीन्स के जैसे ही होती हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है वहाँ पे 1 पाई बॉन्ड के अराउंड एडिशन हो रहा था, यहाँ पे 2 के अराउंड होगा, तो डबल होंगी जो ऐड होने वाली चीज़ें थी। दे एड अप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई हाइड्रोजन हेलोजन और हेलोजन हैलाइड्स ETC। The formation of the addition product take place according to the following steps। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होना है, यहाँ पे भी तो कार्बोकटाइन जनरेट होगा, सेम स्टेप एल्कीन्स के जैसे। तो H प्लस का अटैक होगा, लेट से पहले कार्बन पे हो गया तो इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको एक अलग से नाम दिया जाता है, इस स्पेसिफिक कैटायन को विनाइलिक कैटायन बोलते हैं। विन से इन आपको याद रखना है, EN जो कि डबल बॉन्ड का सिग्निफाई करता है, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसको विनाइलिक कैटायन बोलेंगे। एक्चुअली इसकी क्लासिफिकेशन हम हेलो एल्केन चैप्टर में भी देखने वाले हैं, जहाँ पे विनाइलिक, एराइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स आपको बताए गए हैं, तो वहाँ पे भी ये आएगा, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाना आपको। एंड दूसरा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम अटैच होता है इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से टू गेट द एडिशन प्रोडक्ट। ये सेम प्रोसेस हमने पीछे भी पढ़ी हुई है एल्कीन्स के केस में। द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द विनाइलिक कैटायन एंड दिस स्टेबिलिटी इन केस ऑफ एनसिमेट्रिकल एल्कीन्स डिसाइडेड बाय मार्कोनिकोव रूल। तो कार्बोकटायन जितना स्टेबल होगा वही मेजर प्रोडक्ट होगा, यही बात सिर्फ यहाँ पे बताई जा रही है। एंड ये सिर्फ एल्कीन वाला कैटायन वहाँ पे फॉर्म नहीं हो रहा था, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है ना, आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था अभी पीछे।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की ही, जो कि 2 स्टेप्स में होता था पीछे, जनरेशन ऑफ द कार्बोकटाइन एंड देन अटैक बाय द नेगेटिव पार्ट। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्कायंस आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि एडिशन तो पाई बॉन्ड के अराउंड ही हो रहा है यहाँ पे भी एल्कीन्स के जैसे, इसलिए बहुत सारी रिएक्शन मेजरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होती हैं यहाँ पे भी। पहला एग्जांपल है डाई हाइड्रोजन का हाइड्रोजिनेशन, तो इथायन से बनेगा इथीन एंड फर्दर हाइड्रोजिनेशन से इथेन बन जाएगा। ऐसे ही प्रोपायन से पहले इंटरमीडिएट केस में प्रोपीन बनेगा, फिर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन से प्रोपेन बन जाएगा। एडिशन ऑफ हेलोजेंस, यहाँ बनते थे विसिनल डाई हलाइड्स एल्कीन्स के केस में, जहाँ पे एक पाई बॉन्ड के अराउंड एडिशन होता था, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड अवेलेबल्स हैं, तो विसिनल टेट्रा हलाइड्स हमें मिलेंगे। तो पहले केस में प्रोपाइन में दोनों कार्बन के अराउंड जुड़ जाएंगे ब्रोमीन, 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपीन बन जाएगा। फर्दर एडिशन होगा तो 1122 टेट्रा ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। रेडिश ऑरेंज बोरोमिन का CCl4 में डिस्चार्ज या डीकलराइज हो जाता है, ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है, ये बात हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं एल्कीन्स के केस में। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड्स, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे हाइड्रोजन हलाइड्स के टू एल्काइंस टू फॉर्म जैम डाई हलाइड्स। अब जैम से सेम आपको याद रखना है, विसिनल तो हमने देख लिया, एक जैम भी होता है, सेम जैम से सेम याद रखो, सेम कार्बन एटम पे जब दोनों हेलोजेंस जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो उसको जैम डाई हैलाइड्स बोलते हैं। एंड यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि सेम कार्बन से जुड़ रहे हैं। तो HBr के केस में H+ यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो कि इन दोनों में से किसी भी कार्बन पर अटैक हो सकता है, अटैच हो सकता है, क्योंकि दोनों पे ही सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं। तो लेट से पहले वाले पे हो गया तो इस पे CH2 आ जाएगा, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव चार्ज, उस पे नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट एटम यानी Br- का अटैक होगा, तो यहाँ पे हो रहा है। अब ये अटैक जितनी बार होगा उतनी ही बार ये जो दूसरे वाला कार्बन है जिससे नेगेटिव पार्ट अटैच हो उसके पास कम ही हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि पहले वाले के पास एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच हो चुका होता है H+ की फॉर्म में। अब आगे जब एडिशन होगा ब्रोमीन का तो इसी पे होगा, क्योंकि इसी के पास कम हाइड्रोजन है, तो CH Br2CH3 यानी 1,1 डाई ब्रोमो इथेन हमारे पास मिल जाएगा। तो अब एज अ सीधे रूल आप समझ सकते हैं, ये कंसेप्ट हमने देख लिया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हलाइड के केस में, अल्कायंस के केस में, जिस कार्बन के साथ पहले जुड़ रहा है ये नेगेटिव पार्ट, उसी के साथ आगे दूसरे एडिशन में भी जुड़ेगा इथीन के बाद जब एल्केन में कन्वर्ट होना होगा उसको। यही चीज़ हम अप्लाई करते हैं प्रोपायन के केस में। इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कम हाइड्रोजन है, एनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकोव रूल लगता है, तो इस पे अटैच होगा नेगेटिव पार्ट, दोनों के दोनों इसी पे अटैच हो जाएंगे, विल गेट 2,2 डाई ब्रोमोप्रोपेन। पिछले से रिलेट करके समझ सकते हैं आप, ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसका मैकेनिज्म। आगे है एडिशन ऑफ वाटर, एंड इसके बारे में आपको मैं बता रहा था, हमें स्पेशल कंडीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स इन जनरल वाटर के साथ ना तो मिक्सेबल होते हैं ना ही रिएक्ट करते हैं। एल्कीन्स के केस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड दिया था, यहाँ पे उससे भी एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड से भी कम होती है। मर्क्यूरिक सल्फेट लिया जाता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब सल्फेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अनायन से मैच करता है। मर्क्यूरिक क्यों लिया जाता है, ये H+ से याद रखो, ये तो यहाँ पे यूज़ ही होना है ना, पहले H+ का अटैक होना है इलेक्ट्रोफाइल का, एंड वाटर से भी H+ हमें मिलेगा, तो ये H+ यहाँ पे होगा, ये तो हम जानते हैं। H+ से ही Hg2+ याद रखो, H के आगे G ही लगा दिया है, ये S से सिमिलर ऐसे याद हो जाएगा, और 2+ है ये ऐसे याद रखो। यहाँ पे सल्फेट दिया हुआ है ना, SO4 2- होता है सल्फेट, तो इसको कंपनसेट करने के लिए 2+ होगा, तो यहाँ से ध्यान रखना है ये मर्क्यूरिक है यानी 2+ है, मर्क्यूरस नहीं है, Hg+ नहीं है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। So like alkanes and alkenes, alkynes are also immiscible, means does not dissolve and do not react with water. However, one molecule of water adds to alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid. Formation होती है यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड्स की, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब एल्कीन्स के केस में वाटर के एडिशन पर एल्कोहल्स बन रहे थे, बनते यहाँ पे भी एल्कोहल्स ही हैं, लेकिन उनका आइसोमराइजेशन होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर, ये हम आगे देखें।
देखने वाले कैसे होगा। तो अगेन जैसा कि हमने पीछे देखा H+ यहाँ पे किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है। लेट्स से पहले पे कर गया तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया और दूसरे वाले के कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज OH- उस पर अटैक होगा तो यहाँ पे दूसरे के साथ OH जुड़ गया एंड हमारे पास बन गया इथेनॉल। इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। इन यानी एल्कीन है इसमें, ओल यानी अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ अल्कोहल का, ये अगर इस कार्बन के पास चला जाए एंड यहाँ पे CH3 हो जाएगा और कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे विच इज़ नॉट फीजिबल। इसलिए इस पाई बॉन्ड को टूट के यहाँ पे आना होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म होना होगा। इससे ये स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगी इथेनल। इसको हम बोलते हैं कीटो फॉर्म, क्योंकि ये जो कार्बोक्सी ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड इसको कीटो भी बोलते हैं। तो कीटो इनोल आइसोमेरिज्म है ये, इसको टोटोमेरिज्म बोलते हैं। ये नाम ऐसे याद रखा जाता है। ये जो हाइड्रोजन है ये टू एंड फ्रो ओसिलेटरी मोशन करता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, उस दोनों से अटैच होता रहता है। तो टू एंड फ्रो से टोटोमेरिज्म हमें याद रखना है एंड एक ही टाइप का हमारी एनसीईआरटी में गिवन है तो यही हमें पता होना चाहिए। कीटो इनोल आइसोमेरिज्म टोटोमेरिज्म उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, स्ट्रेट लाइन दी गई है रिएक्शन की, लेकिन हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था जहाँ पे रेजोनेंस आता है वहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बताया गया है कि कीटो इनोल आइसोमेरिज्म में जो ये दोनों फॉर्म्स होती हैं इनमें इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, यानी इक्विलिब्रियम का साइन होना चाहिए इनोल और कीटो फॉर्म में, डायनामिक इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा, सीधा स्ट्रेट कन्वर्जन का साइन दिख रहा है रिएक्शन का। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कीटो फॉर्म की एज़ कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। अब ये इक्विलिब्रियम साइन नहीं है, सीधा साइन दिया गया, यहाँ से इंटरप्रेट करना है हमें। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये बात बताई नहीं गई है। एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये ऐसे याद रखो। ये जो इनोल फॉर्म होती है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, कीटो फॉर्म में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन क्योंकि छोटा है तो कार्बन के साथ स्ट्रोंगर डबल बॉन्ड बनाया गया एंड स्ट्रोंगर बॉन्ड मीन्स मोर स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसलिए कीटो फॉर्म यहाँ पे मोर स्टेबल होती है। और इक्विलिब्रियम की जगह यहाँ पे सीधा स्ट्रेट रिएक्शन का साइन दिखाया गया है। इट मीन्स इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर majority ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ द कीटो फॉर्म। स्टेबिलिटी इंडिकेट की जा रही है कीटो फॉर्म के ओवर इनोल। देख लिया हमने कैसे स्टेबल है। आगे प्रोपाइन के साथ ये रिएक्शन की गई है एंड यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा यहाँ पे OH, क्योंकि एक भी हाइड्रोजन नहीं है इसके पास अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, तो यहाँ से OH अटैच हो गया और दूसरे कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। दिस वे वी विल गेट प्रोपीन टू ओल, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। इनोल फॉर्म है ये एंड अगेन ये हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन के पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा एंड वी विल गेट प्रोपेनोन फ्रॉम हेयर बाय टोटोमेरिज्म। यहाँ से ऑफ कोर्स ये कीटो फॉर्म होगी एंड यहाँ से एक और चीज़ आपको ध्यान में आ रही होगी, सिर्फ इथाइन ही है ऐसा एकमात्र एल्काइन जिससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे लिख तो दिया गया कार्बोनिल कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एल्काइन है जो एक टाइप का दूसरे टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड बनाता है, यानी एल्डिहाइड सिर्फ इथाइन, इसी से इथेनॉल बनेगा। बाकी सब से प्रोपाइन से लेके ब्यूटाइन पेंटाइन आगे बढ़ते जाइए, सिर्फ सबसे हमें कीटोन मिलते जाएंगे, कीटोन टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे प्रोपाइन से प्रोपेनोन मिल गया, वैसे ही ब्यूटाइन से ब्यूटेनोन मिलेगा, पेंटाइन से पेंटेनोन मिलेगा, ऐसे करते जाइए क्योंकि टर्मिनल एल्काइंस होते हैं इनमें। सीधे सीधे हमें सेकंड पोजीशन पे कीटो ग्रुप वाले ही कंपाउंड्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच होना है वो सेकंड पोजीशन पे ही मिलेगा, हमेशा टर्मिनल एल्काइंस ही मिलेंगे। क्योंकि अगर बीच में अगर एल्काइन ग्रुप हुआ तो उस पर तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, तो ये जो हमारा ओसिलेशन का प्रोसेस है पूरा टोटोमेरिज्म का हाइड्रोजन पे ही बेस्ड है, अगर वही नहीं होगा तो ये कंपाउंड्स बन ही नहीं सकते, ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही हो सकता है। इसलिए टर्मिनल अल्काइंस के केस में ही ऐसा होगा एंड क्योंकि सेकंड पोजीशन पे होता है एंड यहाँ पे भी कीटो ग्रुप सेकंड पोजीशन पे ही होता है, टर्मिनल नहीं होता, हमेशा सेकंड पे ही इसका सेल्फ अंडरस्टूड माना जाता है, टर्मिनल ग्रुप होता ही नहीं है। तो हमेशा सीधे सीधे कंपाउंड्स बनेंगे ऐसे प्रोपेनोन ब्यूटेनोन, सेकंड पोजीशन पे ही एक कार्बन होगा C डबल बॉन्ड O, that's I was talking about here and that's about the
एडिशन ऑफ वाटर, सिर्फ इतना यहाँ पे डिटेल में हमें टॉटोमेरिज्म के बारे में समझना था। पॉलीमराइजेशन इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस एंड एल्काइंस के केस में दो टाइप की होती है, लीनियर एंड साइक्लिक। लीनियर पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस करती है पॉली एसिटिलीन और पॉलीइथाइन विच इज़ अ हाई मोलिकुलर वेट polyene containing repeating units of this molecule represented by n times this molecule। तो सबसे पहले तो ये पोली आयन नहीं है, पोलीइन है। ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसकी ये ध्यान रखो, जुड़ रहे हैं यहाँ पे आयन्स यानी एल्काइंस, लेकिन जो जुड़ के रिपीटिंग यूनिट बन रही है उसमें सिर्फ एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए पोलीइन है। पहली बात तो ये हाई मोलिकुलर वेट इसलिए क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है इसका, जो पीछे एल्कीन्स के केस में पॉलीमराइजेशन हुआ था ना, पॉलीथीन वगैरह वहाँ पे बनते थे, उसके कंपैरिजन में ये बोला जा रहा है। पॉलीथीन में वहाँ पे उसकी रिपीटिंग यूनिट दिखाई नहीं गई है पीछे, लेकिन पॉलीमर सेप्टर में ज़रूर है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 n टाइम्स ये होके पॉलीथीन की यूनिट बनती है। उसमें 2 ही कार्बन आ रहे हैं, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, इससे उससे ज़्यादा उसका मोलिकुलर वेट हो गया, सिर्फ इसलिए ही ये बात यहाँ पे मेंशन की गई है। एंड इसकी रिपीटिंग यूनिट एग्जैक्टली बनती कैसे है ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 इथाइन मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं एंड सिग्मा बॉन्ड का कन्वर्जन पाई बॉन्ड का कन्वर्जन होता है सिग्मा बॉन्ड में। ऐसा ही इथीन के केस में भी होता था। CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना इथीन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन तो सेम है, लेकिन पाई बॉन्ड टूट गया उनके बीच में, CH2 सिंगल बॉन्ड और n टाइम्स, यही इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है। वैसा ही यहाँ पे भी होगा, 2 इथाइन मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, दोनों से ही पाई बॉन्ड हट जाएंगे एंड बीच में दोनों मॉलिक्यूल्स के बन जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही साइड्स में भी बनेगा, इसलिए n टाइम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, रिपीट हुए हैं, ऐसा बताया गया है। तो बेसिक चीज़ जो पॉलीमराइजेशन में होती है एल्कीन से एल्काइन के केस में, कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड इनटू सिग्मा बॉन्ड, इसी से अल्टरनेट वे में हमें सिग्मा बॉन्ड्स मिल जाएंगे एल्काइंस के पॉलीमराइजेशन केस में। सो ये कैसे बनी है रिपीटिंग यूनिट, ये ज़रूर समझ में आना चाहिए आपको। अंडर स्पेशल कंडीशंस दिस पॉलीमर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ऑफ कोर्स दिख रहा है हमें यार, पाई बॉन्ड है यहाँ पे। एंड जो 11th चैप्टर है आई थिंक पी ब्लॉक, उसमें ग्रेफाइट के लिए हमने पढ़ा था, उसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे भी ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ऐसा वहाँ पे आता है। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है CC के बीच में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ग्रेफाइट के एनालॉजी से इसको समझ सकते हैं हम। एंड आगे यूजेस बताए गए हैं इसके। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज एज इलेक्ट्रोड्स इन बैटरीज। ग्रेफाइट के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। कार्बन जब हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज़ करने होते हैं तो उसको कार्बन ग्रेफाइट ही बोलते हैं। तो वैसा हमने पीछे अभी कंपैरिजन किया, तो इलेक्ट्रोड के केस में भी ग्रेफाइट से ही कंपैरिजन कर लेना सही रहेगा। दीज फिल्म्स आर गुड कंडक्टर्स, लाइटर एंड चीपर देन मेटल कंडक्टर्स। अब ग्रेफाइट से आप याद रख सकते हैं, पीछे हमने 2 बार कंपैरिजन कर लिया, तो यहाँ भी ग्रेफाइट से काम आएगा। गुड कंडक्टर्स होते हैं, जी से ग्रेफाइट, जी से गुड कंडक्टर, यानी कंडक्टिविटी तो करते हैं लेकिन इसका नेचर कैसा है, पूर तो नहीं है, काम चलाऊ तो नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। इनके केस में अच्छी खासी कंडक्टिविटी हो जाती है, गुड कंडक्टर्स। ग्रेफाइट से भी याद रख सकते हैं, या फिर आगे इनके 2 कैरेक्टर्स दिए हुए हैं उनसे एसोसिएट कर सकते हैं इसको। पहली बात तो लाइटर होती हैं ये, इन दोनों को साथ रखो। थिन फिल्म है ना इनकी पॉलीएसिटिलीन की, तो थिन है तो लाइटर ही होगी, थिक होती तो ज़्यादा हैवी होती। थिन और लाइटर इन दोनों को एक साथ याद रखो। चीपर होती हैं मेटल से, ये एक्चुअली डिफाइन करता है इनकी गुड कंडक्टर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि फीजेबल भी होना चाहिए कोई इकोनॉमिकली, अगर उसको अच्छा कंडक्टर बोलना है। सिर्फ कंडक्टिविटी हाई होने से कुछ नहीं होता, इकोनॉमिकली फीजेबल भी होना चाहिए। तो पहली बात तो ये रीज़न हो सकता है इसको गुड कंडक्टर बोलने का, चीपर देन मेटल। दूसरा, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, अगर लिथियम और मैग्नीशियम को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल कंडक्टर्स होते हैं वो कार्बन से आगे आते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उससे तो आगे ही आते हैं लिथियम और मैग्नीशियम को छोड़ने। तो मोस्ट ऑफ द मेटल कंडक्टर्स आर अहेड ऑफ कार्बन। कार्बन से ये पॉलीएसिटिलीन बनता है, आगे हैं कार्बन से। इसे याद रखो कि महंगे होते हैं, इसीलिए कार्बन से कॉस्टलियर होते हैं। सी से कार्बन, कार्बन से बनाया, सी से चीपर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। एम से मेटल, एम से महंगा। तो जो भी सूट करता है आपको, जिस भी तरीके से याद रहता है,
कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में इथाइन उसको इससे गुजारा जाता है एंड ये प्रोसेस हो जाती है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉलीमराइज इथाइन के टू फॉर्म बेंजीन विच इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो 3 से बन जाता है हमारा बेंजीन। ये ऑब्वियस बात है क्योंकि 3 अगर कंबाइन करेंगे तो टोटल 6 हो जाएंगे। इथाइन में कार्बन है, 6 बेंजीन में होते हैं। कंडीशंस यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, अब अगर बेंजीन बन जाता है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इट इज़ बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। इससे पहले भी एक रूट हम पढ़ चुके हैं एरोमेटाइजेशन का एल्केन्स के केस में। अब उससे बेटर कैसे है ये समझना जरूरी है। इसको बेस्ट रूट बोला गया है। वहाँ पे 2-3 टाइप के कैटलिस्ट यूज़ किए गए थे, Al2O3, Cr2O3 है ना, V2O5, 3-4 टाइप के कैटलिस्ट थे। एटलीस्ट यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक लोहे की रोड लेनी है आपको, उसके अंदर से टेम्परेचर अप्लाई करके हाई टेम्परेचर यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उससे आसान है ये। बहुत सारे कैटलिस्ट क्योंकि यूज़ नहीं हो रहे हैं, सिर्फ एक ही आयरन रोड लग रही है, इसलिए इसको इकोनॉमिकली फीजल है, इसलिए बेस्ट रूट बोला जा रहा है। तो ये चीज़ समझनी है, बेस्ट रूट कौन सा है, सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है, क्यों उससे बेटर है ये एरोमेटाइजेशन से। एंड दूसरी चीज़, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की भी काफ़ी कंडीशंस थी, तो ड्रास्टिक कंडीशंस थी वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर है, प्रेशर कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो कहीं से भी कहीं तक उसकी कंडीशन ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, यहाँ पे कम कंडीशन रिक्वायर्ड है। पैसे के ही मामले में बेस्ट रूट बताया जाता है, तो इसलिए इसको बेस्ट बोला गया है, इकोनॉमिकली फिजिबल। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पे बन रहे हैं। एरोमेटिक में रो आता है और आयरन ट्यूब के अंदर भी रो आता है, तो एरोमेटिक बन रहे हैं, ये हमें पता है। 2 ही मेथड है एरोमेटाइजेशन के, एक एल्केन्स में, एक यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। एरोमेटिक यहाँ से याद हो जाएगा, इससे आयरन में रो आता है तो इससे आयरन वाला याद हो जाएगा कि आयरन ट्यूब यहाँ पे लगेगी। और टेम्परेचर हाई तो अप्लाई कर ही रहे हैं, तो जब हीट करते हैं हॉट हो जाती है आयरन ट्यूब, तो वो रेड कलर उसका हो जाता है। ये तो सबको पता ही होगा, लोहा को जब बहुत ज़्यादा गर्म कर जाता है तो रेड कलर हो जाता है उसका। सो दैट्स हाउ ये रिएक्शन की कंडीशंस हमें याद रखनी है। एंड होगा यहाँ पे वही जो पीछे से होता आ रहा है एल्कीन्स के केस में, एल्काइंस के केस में भी कन्वर्जन होगा पाई बॉन्ड का इनटू सिग्मा बॉन्ड। इट इज़ जस्ट दैट साइकिल में कन्वर्ट हो जाएंगे वो जुड़ के आपस में, पाई बॉन्ड से कन्वर्ज होगा जब सिग्मा बॉन्ड में। यहाँ पे देखिए ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे ये जो, इन तीनों की साइकिल बन जाएगी और अल्टरनेट वे में कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और 6 कार्बन रिंग में, उसी को बेंजीन बोला जाता है। तो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पे। बेस्ट रूट क्यों है ये चीज़ याद रखिए, और कंडीशंस क्या है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इससे क्वेश्चन बन चुका है रिसेंट ईयर में, आई डोंट रिमेंबर द ईयर एग्जैक्टली, लेकिन वहाँ पे प्रोपाइन लिया गया था और उससे पूछा था कि कौन सा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा उससे। तो होगा कुछ नहीं, प्रोपाइन के केस में एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दूसरे से CH3 जुड़ा होता है, मिथाइल ग्रुप। तो जो CH वाला ग्रुप है उससे ये आपस में ऐसे ही जुड़ जाएंगे जैसे दिखाया गया है, बस ये डिफरेंस ये होगा कि उसमें 3 मिथाइल ग्रुप्स और जुड़ जाएंगे इस बेंजीन रिंग के साथ, वो अलग से कहीं हट नहीं जाएंगे, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद वही रहेंगे। तो 3 मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन मिल जाएगा प्रोपाइन के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन से। वो क्वेश्चन था हमारे पास, मैंने सोल्व भी किया हुआ, वो पेपर आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा रिसेंट ईयर में, 2019 से लेके 20 में, इन्हीं के बीच में है वो पेपर, 18 में भी हो सकता है। अब ये जो एग्जांपल है 13.14 ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल आपके लिए, क्योंकि जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ी है उन्हीं की समरी यहाँ पे गिवन है। आपको पूछा है कि इथेनोइक एसिड को कैसे कन्वर्ट करें बेंजीन में। तो इथेनोइक एसिड को अगर हमने बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दिया तो सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड हमें मिल जाएगा। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट, वी ऑलरेडी नो दिस रिएक्शन। नाउ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इससे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती थी, याद कीजिए एल्केन्स की प्रिपरेशन में हमने याद किया था। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पे सोडा लाइम यानी कास्टिक सोडा प्लस
क्विक लाइम CaO के कॉम्बिनेशन से ट्रीट करवाते हैं। एंड जितने कार्बन इस साल्ट में होते हैं उससे एक कार्बन वाला एल्केन हमें मिल जाता है। तो 2 कार्बन है यहाँ पे, तो एक कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा, मीथेन। अब इस मीथेन का करवाया जा रहा है हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ, तो मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। पहला प्रोडक्ट यही था, याद कीजिए। हेलोजिनेशन के केस में एक H फ्री रेडिकल रिमूव हो गए, Cl फ्री रेडिकल उसकी जगह आ जाएगा। अब इसके वुड्स रिएक्शन के थ्रू पास करेंगे तो CH3 जुड़ जाएंगे आपस में एंड NaCl यहाँ पे रिमूव हो जाएगा एंड CH3 के जुड़ने से हमें ईथेन मिल जाएगा। ईथेन की फिर अगेन क्लोरीनेशन करवा दी जाए HNO की प्रेजेंस में, यानी हेलोजिनेशन, तो इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। एंड इथाइल क्लोराइड का बीटा एलिमिनेशन KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हेलो एसिड रिमूव हो जाएगा HCl, वी विल गेट ईथीन फ्रॉम हेयर। इसका CCl4 की प्रेजेंस में ब्रोमीन से ट्रीट करवा दिया जाए तो इस यहाँ से विसिनल डाई हैलाइड्स हमें मिलते हैं। ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है रेडिश ऑरेंज कलर, रिमेंबर। तो यहाँ से विसिनल डाई हैलाइड मिल जाएंगे 1,2 डाई ब्रोमो ईथेन। इसकी अगेन एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाएंगे। विसिनल डाई हैलाइड से याद कीजिए, इससे हमें देखा था कि एल्कायंस की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। पहले तो एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाते हैं, तो यहाँ से KBr निकल जाएगा और साथ में वाटर निकल जाएगा। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHBr आ जाएगा। फिर उसको दोबारा सोडामाइड से ट्रीट करवाते हैं, NH2 - H+ से कंबाइन करके NH3 निकल जाएगा और NaBr निकल जाएगा। यहाँ से हमें इथाइन मिल जाएगा। अब इस इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से साइक्लिक पोलिमराइजेशन हम करेंगे तो बेंजीन मिल जाएगा। तो दैट्स हाउ इतनी सारी रिएक्शंस का रिवीजन हो रहा है इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली अटैम्प्ट करके देखना चाहिए इसको खुद से भी। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इनको दे आर आल्सो नोन एज एरीन्स। अब ईन तो इसलिए आया क्योंकि ऐसा कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं है जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, ईन ना हो। ईन तो इसलिए आया, AR इसलिए एरोमेटिक से आया है, यानी एरोमेटिक एल्कीन्स, उन्हीं को एरीन्स बोलते हैं। अब AR कहाँ से आया? यहाँ से अरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल, यानी मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। प्लीजेंट होती है जो, अरोमा वर्ड इसी से एसोसिएटेड होता है। दैट्स हाउ एरोमेटिक। मोस्ट ऑफ देम कंटेन बेंजीन रिंग। अब ये चीज़ एरोमेटाइजेशन प्रोसेस से भी रिलेट की जा सकती है कि वहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है एरोमेटाइजेशन से वो बेंजीन ही होता है, स्टार्टिंग ही वहीं से होती है, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक बेंजीन रिंग कंटेन करते हैं। ये इससे रिलेट किया जा सकता है। एंड इसका कंसेप्चुअल रीज़न क्या है ये भी हमने वहाँ पे देख लिया था। बेंजीन रिंग इज़ हाईली अनसैचुरेटेड बट in a majority of reaction of aromatic compounds the unsaturation of the benzene ring is retained. Now it is a surprising point. हमने देखा अनसैचुरेशन 2 टाइप ऑफ कंपाउंड में होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस में। एंड पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, इट कोज अनस्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल चाहता है वो पाई बॉन्ड टूट जाए, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्जन हो जाए, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स की बहुत सारी रिएक्शंस में वैसे का वैसा रहता है। ये अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स परसिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये अनस्टेबिलिटी कोज नहीं कर रहे हैं मॉलिक्यूल में, स्टेबिलिटी का रीज़न हो रहे हैं। ये यहाँ से हिंट मिल रहा है हमें। तो ये सरप्राइजिंग फैक्ट था जो कि डिफ्रेंशिएट करता है एरोमेटिक कंपाउंड्स को एल्कीन्स और एल्कायंस से एज फार एज पाई बॉन्ड्स का नेचर इज कंसर्न्ड। हाउएवर देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स व्हिच डू नॉट कंटेन अ बेंजीन रिंग बट इंस्टेड कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कोई नेसेसिटी नहीं होती उनमें बेंजीन हो ही, नॉन बेंजेनोइड भी होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग बेंजीन रिंग उनको बेंजीनोइड बोला जाता है, जिनमें नहीं है उनको नॉन बेंजीनोइड बोलते हैं। तो वही चीज़ आपको ऊपर बोली गई है कि दोज दैट डू नॉट कंटेन बेंजीन रिंग बट अदर हाईली अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेशन ज़रूर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ज़रूर होंगे। एक्चुअली आगे हमें इसी चैप्टर में बताया गया है हक्कल रूल के थ्रू कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होने की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। तो बेंजीन रिंग बिल्कुल नहीं होती, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। एंड ये क्लासिफिकेशन बेंजीनोइड नॉन बेंजीनोइड वाला हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो नैफ्थलीन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है
जो हमने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा था। बेंजीन और टोलुइन हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। नेफ्थलीन में बेसिकली 2 H आ रहे हैं, इससे ध्यान रखो कि 6 कार्बन वाले साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे जुड़ रहे हैं इसमें, यानी 2 बेंजीन रिंग जुड़ रही हैं। नेफ्थलीन बेंजीन से ही मिलके बना होता है, ये आगे देखने वाले हैं आप। इसकी प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं एरोमेटिक कंपाउंड से, तो ये तो वहाँ से याद हो ही जाएगा। हमने सिर्फ यहाँ से इतना फिगर आउट करना था कि कितनी बेंजीन रिंग इसमें जुड़ी हुई हैं। आगे 2, 3, 4 वाले भी आने वाले हैं, तो याद रखना होना चाहिए आपको, नाम से स्ट्रक्चर एसोसिएट करनी आनी चाहिए। आगे बाईफिनाइल दिया हुआ है। अब ये जो पूरा ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग किसी एक कंपाउंड के साथ जुड़ी हुई है, उसको फिनाइल बोलते हैं। C6H5 से इसको डिनोट किया जाता है, ये भी हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो जब ये आपस में ही जुड़ी होंगी बेंजीन रिंग, तो उसको बाईफिनाइल बोलेंगे। काफ़ी सिंपल नाम था इसका। आगे नोमेनक्लेचर है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। जब 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिए जाते हैं बेंजीन में, तो 3 डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर क्रिएट हो जाते हैं। ये एक्चुअल चीज़ें हम पिछले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। 1,2 और 1,6 पोजीशन को ऑर्थो बोला जाता है, 1,3 और 1,5 को मेटा एंड 1,4 को पैरा पोजीशन बोला जाता है। 3 टाइप ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स कॉमन नेम्स में आते हैं, बेसिकली ये कवर कर चुके हैं पीछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर में। टोलुइन बोला जाता है मिथाइल बेंजीन को, ये अलग आता है, एक डिफरेंट है, पिछले चैप्टर में नहीं आया। जाइलिन, 2 मिथाइल ग्रुप जब जुड़े हों एक ही बेंजीन रिंग से, तो उसको जाइलिन बोलते हैं। 1,2 पोजीशन पे हो तो उसको ऑर्थोजाइलिन, 1,3 पोजीशन पे हो तो उसको मेटाजाइलिन, और 1,4 पे है तो पैराजाइलिन। वही है जो पीछे पोजीशन बताई गई है, यहाँ पे कोई ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं है। एंड यहाँ पे आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है साइंटिस्ट के बारे में। ऑगस्ट कीक्यूल इसका नाम है, लेकिन आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी चीज़ें थ्योरी में बताई गई हैं इस साइंटिस्ट के बारे में, बेंजीन की बेसिकली इन्होंने डिस्कवरी करी थी, उसकी स्ट्रक्चर की, साइक्लिक स्ट्रक्चर की। अगर सिर्फ इससे रिलेटेड, थ्योरी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन पता है, तो इससे अगर पैराग्राफ से कोई भी क्वेश्चन आया तो ईजिली आप उसको कर पाएंगे। वही चीज़ों का एक्सटेंशन इसमें दिया हुआ है, यूनिक चीज़ कुछ भी नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज डिस्कस्ड अहेड। Molecular formula of benzene C6H6 indicates a high degree of unsaturation। अब हम जानते हैं कि जो एल्कायन होता है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है उसमें, इन तीनों हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में। एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्कायंस अनसैचुरेशन होता ही नहीं है, सैचुरेटेड होते हैं एल्केन्स तो मैक्सिमम एल्कायंस होते हैं। उनमें 6 कार्बन वाले कंपाउंड का, जिनमें एल्कायन ट्रिपल बॉन्ड आएगा, क्या फॉर्मूला बन रहा है, C6H10। उसमें भी हाइड्रोजन ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर टू दिस। तो हम जानते हैं कि अनसैचुरेशन जैसे बढ़ता जाता है वैसे हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। तो इसमें सबसे कम, इन तीनों में सबसे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है कार्बन से एसोसिएटेड, इसलिए इसमें बोला गया कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसमें पाया गया है। एज फार एज मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेइंग, दिस मोलिकुलर फॉर्मूला डिड नॉट अकाउंट फॉर इट्स रिलेशनशिप टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। वही चीज़ है ना यार, इन तीनों के ही मोलिकुलर फॉर्मूला में फिट नहीं हो रहा है ये, तो उनसे बेंजीन की रिलेशनशिप नहीं बता रहा है ये, डज नॉट अकाउंट फॉर, ऐसा चीज़ बताई जा रही है। तीनों का ही जनरल फॉर्मूला अलग है, दैट्स द रीज़न फॉर दिस। बेंजीन फॉर्म अ ट्राईओजोनाइड विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 3 डबल बॉन्ड्स। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं आपको, कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस बेंजीन की, उनसे एसोसिएटेड क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये पूछी जा सकती हैं। अब 3 ओजोनाइड फॉर्म कर रहा है ये, हम जानते हैं एल्कीन्स के केस में ओजोनोलिसिस हमने पढ़ी थी रिएक्शन, इवन तो वहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड के केस में हमने इंसेट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ओजोनाइड एक डबल बॉन्ड के साथ बनता है, ये तो क्लियर होती ही है वहाँ पे चीज़। तो जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतने ज़्यादा ओजोनाइड बनेंगे। यहाँ पे 3 ओजोनाइड बन रहे हैं ओजोनोलिसिस के थ्रू, इसका मतलब इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, वहाँ से एसोसिएट करके समझना होगा आपको। बेंजीन वाज फर्दर फाउंड टू प्रोड्यूस 1 and only 1 monosubstituted derivative which indicated that all the 6 carbon and hydrogen atoms of benzene ring are identical।
इसका मतलब जो डिग्री है कार्बन की 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री होते हैं ना, बेंजीन में सभी की सेम है, क्योंकि अगर कार्बन की सेम है तो उनसे जुड़ा हाइड्रोजन भी सेम होगा फिर, एंड सेम ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा होता है 6 पोजीशन से, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो इससे हमें ये पता लगता है ट्राई ओजोनाइड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब 3 डबल बॉन्ड है उसके पास और एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब सारे हाइड्रोजन सेम है, एंड हाइड्रोजन सेम है इसलिए क्योंकि सारे कार्बन सेम है। ये सभी कार्बन आप यहाँ से देख सकते हैं, सभी कार्बन सी सी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, एक एक सी सी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है। तो सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं इसलिए सारे हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, एंड इसलिए ही एक ही टाइप का मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो ये दो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन कीक्यूल इन this year proposed the following structure for benzene having cyclic arrangement of 6 carbon atoms with alternate single and double bonds। अब कीक्यूल जो वर्ड है इसमें कूल आ रहा है पीछे से और साइकिल में कल आता है, तो कल और कूल ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट साउंड नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। साइकिल से कल से कूल आपको याद आना चाहिए कि कीक्यूल ने एग्जैक्टली क्या प्रपोज करा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रपोज करी थी बेंजीन की। साइक्लिक स्ट्रक्चर ये आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज़ क्या थी जिसके बेसिस पर कीक्यूल ने बताया था इसके बारे में। एंड सिर्फ इतना ही आपसे यहाँ से पूछा जाएगा, उससे आगे साइक्लिक अरेंजमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड है बेंजीन से, ये तो आप जानते ही हैं। 6 कार्बन होते हैं और सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। एक ये की वर्ड आपको पता होना चाहिए था बस यहाँ से कि एग्जैक्टली कैसे एसोसिएटेड है कीक्यूल बेंजीन से। And the कीक्यूल structure indicates the possibility of the 2 isomeric 1,2 dibromobenzene। ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं ये बेंजीन की, इसलिए मैं इसकी कुछ डिटेल्स नहीं डिस्कस कर रहा हैं यहाँ पे। तो कैसे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, इन वन ऑफ द आइसोमर ब्रोमीन एटम्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स वेयर एज इन द अदर दे आर अटैच्ड टू द सिंगली बॉन्डेड कार्बन। सो 2 पॉसिबिलिटीज़ अपेरेंटली दिखती हैं ऐसी है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि हमने देख लिया कि सारे कार्बन ही इसमें सेम होती है। तो 2 पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती हैं भाई अटैच होने की ब्रोमीन की, सिर्फ एक ही होगी। ये सिर्फ इल्यूजन है, कैसे सोल्व होगा ये आगे बताया जा रहा है। However, benzene was found to form only one ortho substituted डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। 2 पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ से एल्यूजन की फॉर्म में आपको लग सकता है ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से एसोसिएटेड दोनों और यहाँ पे डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड है, लेकिन कीक्यूल ने सोल्व किया इस प्रॉब्लम को और बताया कि बेंजीन रिंग में डी लोकलाइज रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस सिंगल से कुछ ज़्यादा है, एंड रेजोनेंस में से भी हम ये बात जानते हैं। दिस प्रॉब्लम वाज ओवरकम बाय कीक्यूल बाय सजेस्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ओसिलेटिंग नेचर ऑफ द डबल बॉन्ड इन द बेंजीन एज गिवन बिलो। ओसिलेटिंग मीन्स डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है दूसरी स्ट्रक्चर में। दीज आर ऑफ कोर्स कीक्यूल स्ट्रक्चर, इनको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था। अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि इनको तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं बेंजीन की, एज वी हैव सीन इन केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो। तो जी हाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं इनको, लेकिन जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है वो बाद में आया है। कीक्यूल ने उससे पहले ही बता दिया था ओसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड के बेसिस पे इन दोनों स्ट्रक्चर को। तो पहले इनको कीक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते थे, रेजोनेंस बाद में आया जो कि स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करता है इन स्ट्रक्चर्स की। इवन विद दिस मॉडिफिकेशन कीक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन फेल्स टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड प्रेफरेंस टू सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देन एडिशन रिएक्शन विच कुड बी लेटर ऑन एक्सप्लेन्ड बाय द रेजोनेंस। रेजोनेंस हम जानते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता है जो कि मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो स्टेबिलिटी बताता है, दिस ऑल ऑफ अस नो रेजोनेंस। लेकिन कीक्यूल ने क्या क्या बता दिया उससे पहले ये हमें ज़रूर पता होना चाहिए। पहले तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बताई थी बेंजीन की होती है, ये चीज़ कैसे लर्न करनी हमने देख लिया। और कीक्यूल स्ट्रक्चर्स हम बोल ही उनको रहे हैं जिनमें अल्टरनेट
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्टरनेट बॉन्ड पोजीशन पर। तो एक तो ओसिलेटिंग नेचर ऑफ डबल बॉन्ड बताया और दूसरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बताया क्यूल ने। ये चीज़ें पता होने चाहिए। स्टेबिलिटी हम जानते हैं रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है, रेजोनेंस से आएगी, तो क्यूल स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, ये वहाँ से आपको ध्यान रहना रहेगा। रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, तो हाउ रेजोनेंस एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, ये आगे डिस्कस किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, concept of oscillating double bonds in benzene is now explained by resonance। एक्चुअली VBT में जो ऑर्बिटल्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की, वैसे ही यहाँ पे बेंजीन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन की गई है इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप, इसलिए यहाँ पे VBT का नाम लिया गया है। बेंजीन इज़ अ हाइब्रिड ऑफ वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। The two structures A and B given by क्यूल are the main contributing structures, contributing भी बोल सकते हैं इनको, ये हम चीज़ें कवर कर चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में। A एंड B ये रही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, एंड ये ट्रिपल साइन के साथ हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों शो की जाती है ये भी हम केमिकल बॉन्डिंग में समझ चुके हैं। द हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंसर्टिंग अ सर्कल और डॉटेड सर्कल इन द हेक्सागन एज शोन इन सी। सर्कल रिप्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन्स विच आर delocalized between the 6 कार्बन एटम्स इन द बेंजीन रिंग। तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल या फिर डॉटेड सर्कल, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड कैसे स्टेबिलिटी कोज करता है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वाली स्ट्रक्चर ही मोस्ट स्टेबल क्यों होती है ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है, ये आगे आने वाला है। द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग गिव्स अस बेटर पिक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, यही चीज़ के लिए ऊपर VBT एक्सप्लेन की गई थी, नाम लिया गया था वो। एक्चुअली किन्हीं भी एटम्स के बीच जब बॉन्ड बनता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ही डिसाइड करती है कि कितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा मॉलिक्यूल एज अ होल उतना स्टेबल होगा। अब एल्कीन्स के जैसे ही होते तो यहाँ पे बेंजीन में भी डबल बॉन्ड्स ही हैं जो कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड की वजह से इनस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी कॉज हो रही है उनकी वजह से। इसका मतलब देयर हैज़ टू बी समथिंग सिमेट्रिकल अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स हेयर, क्योंकि ओवरलैपिंग के एक्सटेंट से ही स्टेबिलिटी डिसाइड होती है, इसलिए यहाँ पे ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ओवरलैप कंसेप्ट लिया गया है टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जिस कॉजिंग इट्स द स्टेबिलिटी। 2 sp2 hybrid orbitals of each carbon atom overlap with the sp2 hybrid orbitals of the adjacent carbon to form 6 cc sigma bonds which are in the hexagonal plane। अब हम ये जानते हैं कि हर एक कार्बन बेंजीन रिंग के अंदर डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डबल बॉन्ड सिग्निफिकाइज प्लेनर ज्योमेट्री sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बेसिकली, तो प्लेनर तो होगा ये, और 6 कार्बन है रिंग के अंदर इसलिए हेक्सागन होगा, तो हेक्सागनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी, यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है। एंड 6 cc सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये भी हम जानते हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स इनकी फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड्स ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं। द रिमेनिंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन ओवरलैप विद द s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू फॉर्म 6 CH सिग्मा बॉन्ड्स। तो ऐसे करके हमारे पास 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग के अंदर। एक तो वो CC डबल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड है वो बनाने के लिए, एक CC कार्बन के जो जुड़े हैं वो सिग्मा बॉन्ड, एंड दूसरा सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, तो ये sp2 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। अब एक बच गया अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन के पास, क्योंकि 4 होते हैं 2p3 एंड 2s एंड 2p3 होते हैं। ईच कार्बन एटम इज नाउ लेफ्ट विद 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, यहाँ से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर होता है पाई बॉन्ड। दिस वी आल्सो नो, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है अबो एंड बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर ऑफ द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे भी आप बोलना चाहें होता है, ऐसे यहाँ पे शो किया गया है अबो एंड बिलो दिस प्लेन, सिग्मा बॉन्ड के या फिर मॉलिक्यूल के प्लेन के।
These unhybridized p orbitals form a pi bond by lateral or sidewise overlap and there are two equal possibility of forming 3 pi bonds. पहला जो C1 कार्बन है, यहाँ पे मार्किंग की हुई है सभी कार्बन की, अपने से आगे वाले p ऑर्बिटल के साथ कंबाइन साइड वाइज ओवरलैप करके बना सकता है और अपने पीछे से वाले से C1 C6 भी हो सकता है और C1 C2 ऐसे ही सब में पॉसिबल है। C3 C4 भी हो सकता है आगे वाला और C3 C2 भी हो सकता है पीछे वाले के साथ, C5 आगे वाले 6 के साथ और पीछे 4 के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो दो इक्वल पॉसिबिलिटी हैं पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर नीचे हो रखे हैं ये सारे पाई बॉन्ड्स पी ऑर्बिटल्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है तो इन सभी पी ऑर्बिटल्स का लेवल सेम है, एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे अराइज कर पा रही हैं। The structure shown in figure 3.7a and 3.7b correspond to the Kekule structure with the localized pi bonds. Kekule में of course localized ही थे, डिफरेंट बॉन्ड पोजीशंस पे डबल बॉन्ड्स डीलोकलाइज्ड होते हैं थ्रू आउट द रिंग डॉटेड सर्कल की फॉर्म में। ऐसा तो रेजोनेंस बताता है, कीक्यूल ने ऐसा नहीं बताया था। सो इन दोनों स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है ए एंड बी, कीक्यूल की फॉर्म में इनको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं हम। द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस between all the carbon atoms in the ring has been determined by the X-ray diffraction to be the same and there is equal probability of the p orbital of each carbon atom to overlap with the p orbital of the adjacent carbon and the reverse carbon. This we have already discussed. and X-ray diffraction से बॉन्ड लेंथ हम डिटरमाइन करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग से जरूर पता होगा आपको, डिटेल में ये कंसेप्ट डिस्कस किया जा चुका है वहाँ पे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है आपको अगर यहाँ से, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टू डोनट्स रिंग्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, वन अबोव एंड वन बिलो द प्लेन ऑफ द हेक्सागोनल रिंग्स। तो यही चीज़ बताई जा रही है, पीछे स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है। अबोव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मोलिक्यूल पी ऑर्बिटल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके, तो सबके कंबाइन कर लें अगर हम आगे पीछे, क्योंकि किसी के साथ भी इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है, हमने देखा दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। तो ऊपर एक रिंग क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की और नीचे भी बिलो द प्लेन ऑफ द हेक्सागोनल रिंग भी हो जाती है। तो डोनट की शेप ये क्रिएट हो जाती है रिंग में, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। and this has resulted due to the delocalization of pi electrons only, क्योंकि अगर एक ही जगह फिक्स होते ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इनकी ओवरलैपिंग, तो गैप्स बन जाते, जैसे यहाँ पाई बॉन्ड बनता आगे फिर गैप हो जाता, फिर यहाँ बनता आगे गैप हो जाता, यहाँ बनता आगे गैप हो जाता। सिमेट्रिकल चारों ओर से ऐसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन ही नहीं पाती अगर डीलोकलाइजेशन का फीचर नहीं अवेलेबल होता पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से ये डोनट शेप स्ट्रक्चर बनी है, तो वैसे याद रख सकते हैं, डी से डीलोकलाइजेशन और डी से डोनट, ये नाम अगर आपको याद रखना है। नाउ हाउ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स कोज स्टेबिलिटी, वो यहाँ पे रीजन अब आता है। द डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अट्रैक्टेड मोर स्ट्रॉन्गली बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम्स देन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड लोकलाइज्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। अब इसको ऐसे समझिए, अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जगह फिक्स है तो न्यूक्लियाई कार्बन एटम का एक फिक्स दूरी तक ही उनको अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि उससे आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं वो। लेकिन डीलोकलाइज है, अगर मूव कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो न्यूक्लियाई जितना चाहे अपने पास उसको अट्रैक्ट कर सकता है। एंड नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर का पाई इलेक्ट्रॉन का जब ये कंबाइन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो स्टेबिलिटी कोज करता है। तो इसलिए मूवेबल पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी डीलोकलाइज ज़्यादा स्टेबिलिटी कोज करता है, क्योंकि और ज़्यादा नज़दीक वो न्यूक्लियाई के जा सकता है। दिस द रीज़न वाई डीलोकलाइजेशन कोज स्टेबिलिटी एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। Benzene, thus the presence of delocalized pi electrons in benzene makes it more stable than the hypothetical hexatriene। अब इसको हाइपोथेटिकल इसलिए बोला गया क्योंकि रियल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ये। हेक्साट्राइइन क्या होता है? बेंजीन की ही स्ट्रक्चर होती है, वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जो कि एक फिक्स्ड लोकलाइज उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा होता है क्या?
हम जानते हैं कि डीलोकलाइज होते हैं उसमें, तो साइक्लोहेक्साट्राइन क्योंकि एक्सिस्ट ही नहीं कर सकता इसलिए इसको हाइपोथेटिकल बोला गया है। लेकिन अगर ये होता भी तो बेंजीन इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये डीलोकलाइजेशन एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मूविंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली उसको अट्रैक्ट कर सकता है, न्यूक्लियर अपने ज़्यादा नज़दीक अट्रैक्ट कर सकता है। दैट्स वाई डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी कोज करता है। ये मैं ज़्यादा इम्फेसाइज करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दो अलग अलग रीज़न्स हैं। एक रीज़न है अनयूजुअल बिहेवियर के लिए बेंजीन के कि ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, इसके लिए अलग रीज़न है, और स्टेबिलिटी के लिए अलग रीज़न है। हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि क्यों डीलोकलाइजेशन स्टेबिलिटी करता है। अब एडिशन रिएक्शन के लिए देखते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा रिवील्स दैट बेंजीन इज़ अ प्लेनर मोलिक्यूल। अब ये सीधे सीधे नहीं बताता एक्सरे डाटा कि बेंजीन एक प्लेनर मोलिक्यूल है। एक्सरे डाटा हम जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग से सिर्फ बॉन्ड लेंथ बताता है, एंड उससे हमें ये पता लग गया कि जो बॉन्ड लेंथ है सीसी बॉन्ड की वो डबल बॉन्ड के ज़्यादा नज़दीक है। देखिए सीसी डबल बॉन्ड की 133 है और जो एक्चुअल बेंजीन में होती है 139 है, सिंगल बॉन्ड की 154 है, तो ज़्यादा नज़दीक है डबल बॉन्ड के। इससे हमें पता लगा कि डबल बॉन्ड होता है बेंजीन रिंग में। अब डबल बॉन्ड से एसोसिएटेड प्लेनर शेप होती है हाइब्रिडाइजेशन से, ये हम जानते हैं, तो इनडायरेक्टली हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता लग ही जाता है कि प्लेनर मॉलिक्यूल होगा बेंजीन बॉन्ड लेंथ्स के थ्रू।